तो चलो भाई, यूपी बोर्ड की क्लास 12 के बच्चों, जैसा आप लोग कह रहे थे कि सर चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाइए, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाइए, तो आज हम लेकर आ गए हैं आपके लिए चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसा कि आप सभी को पता होगा, रिलेशन फंक्शन एंड रिलेशन का हमने चैप्टर वाइज क्वेश्चन इंपॉर्टेंट अपलोड कर दिया है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, व्युत्क्रम त्रिकोणमिति का हमने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था चैप्टर वाइज अपलोड कर दिया है। अब थर्ड चैप्टर आपका आता है आव्यूह। आव्यूह के हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं, चैप्टर वाइज से ही हम करवा रहे हैं। इस वीडियो में पूरा हम बस आव्यूह के ही क्वेश्चन करवाएंगे। तो देखिए, अब इसको आप देख लीजिए, 2019 में प्रश्न आया पहला वाला, 16 में, 19 में, 20 में, 14 में, 13 में, इतने वर्षों से ये प्रश्न आ रहे हैं और आपकी एनसीईआरटी में भी हैं। तो ये प्रश्न कुछ इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जिन्हें करना, जिन्हें आना आपके लिए अति आवश्यक हो जाता है। तो पहले तो आपको इन प्रश्नों को समझना पड़ेगा, ठीक है, कि ये प्रश्न क्यों कैसे करें हम और किस प्रकार करें कि हमें पूरे नंबर मिल जाए। तो चलिए हम चलते हैं प्रथम प्रश्न की ओर। यदि x प्लस वाई तथा 2x माइनस वाई, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए, जो ये प्रश्न है ये क्लास 12 के से थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा, क्लास 11th में, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था द्विघात समीकरण या द्वि समीकरण, दो चर वाले समीकरण, ऐसे कुछ हमने पढ़े थे, जिसमें हमने दो समीकरण हल करना सीखा था। हमने दो समीकरण को हल करना सीखा था। तो यहाँ पर वही विधि का प्रयोग किया जाएगा। कैसे सर? तो देखिए, इस समीकरण को हम ले लेंगे एक और इसको दो। तो पहले लिख देते हैं x प्लस वाई और इक्वल टू में क्या है, इक्वल टू में है बच्चा 2 1 1 2, ठीक है। और दूसरा समीकरण है 2x माइनस वाई। हम दोनों समीकरणों को क्या करते हैं, आपस में जोड़ देते हैं, ठीक है। दोनों समीकरण को हम क्या करेंगे, आपस में जोड़ देंगे, ठीक। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, यहां मैं लिख देता हूं जोड़ने पर 1 और 2 को, यहां मैं 1 डाल लेता हूं, यहां पे 2 डाल देता हूं। इसको हम जोड़ेंगे तो ये देखो, पहले इस साइड वाला इक्वल टू को जोड़ेंगे, इक्वल टू की जगह इक्वल टू लगा दीजिए। x प्लस माइनस ये कट जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 3x, सॉरी y वाला कट जाएगा, आ जाएगा 3x। और इसको अगर हम ऐड करेंगे तो पता है कि प्रथम रो और प्रथम पंक्ति में स्थित का प्रथम रो और प्रथम पंक्ति वाले से ही ऐड करते हैं, तो इसी प्रकार इसमें ऐड करेंगे। तो ये हो जाएगा बच्चा 3 और नीचे वाला भी हो जाएगा 3, ये भी हो जाएगा 3 और ये भी हो जाएगा 3। इतनी बातें किसको समझ में आ गई? बस ऐड करना जिसको समझ में आ गया होगा, तो लिखना और करना कोई भी कर सकता है। क्या मैंने बोला? लिखना और करना कोई भी बच्चा कर सकता है, बस ये चीज़ें उन्हें हल करनी आनी चाहिए। तो अगर आपको ये चीज़ें समझ में आ गई हैं तो अब मैं आगे की ओर पढ़ता हूँ और आगे हल करता हूँ, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूज़न नहीं ना है? नहीं सर, यहाँ तक हमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। तो चलिए, अब आपको थोड़ा सा यहाँ पे आव्यूह का नियम लगाना होगा, याद रखना होगा। यहाँ पे आव्यूह का नियम क्या याद रखना होगा कि अगर हम किसी भी एक कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करते हैं या बाहर निकालते हैं तो वो सभी में से निकलता है। तो यहाँ पे अगर हम 3 निकालेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 1 1 1, क्योंकि किसी भी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करते हैं तो तीनों में करते हैं। या तो देखिए, आप बाहर निकाल लीजिए, और अगर आपको ये फंडा ना समझ में आया कि सर बाहर निकालना वाला तो हम आव्यूह में पढ़े नहीं, हम बस गुणा वाला ही पढ़े हैं, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। दोनों वही चीज़ है, ठीक है। आप कहते हैं ना इधर से कान पकड़ो या इधर से करो, आप ऐसे भी कर सकते हैं। x इक्वल टू 1/3, x को हमने भेज दिया। अब यहाँ पे 1/3 का हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आव्यूह में सभी पदों में मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ से अगर देखा जाए बच्चा, तो x इक्वल टू क्या निकल के आ जाएगा 1 1 1 1, बस हो गया। अब यहाँ पे हमें x का मान ज्ञात करना था, जो कि हमने ज्ञात कर लिया। तो यहाँ पे हमें आंसर 2 नंबर में यह प्रश्न पूछा गया था, 2 नंबर में यह प्रश्न पूछा गया था। अब इसी प्रकार इसमें आपसे y की वैल्यू भी पूछ सकता है, अगर वो बढ़ाना चाहे 3 नंबर में, तो यहाँ पे आपसे y की वैल्यू भी पूछ सकता है कि y की वैल्यू बताइए। तो y की वैल्यू निकालने के लिए हम समीकरण 1 लेंगे, x प्लस वाई इक्वल टू 2 1 1 2, इसको हमने समीकरण 1 नाम दे दिया। अब समीकरण 1 में x का मान रखने पर
ठीक है, x का मान रखने पर। इंपॉर्टेंट प्रश्न करवाए जा रहे हैं, ध्यान से देखें, समझें, हल करें और पढ़ें इसको। घर पे भी प्रैक्टिस करें। 1 1 1 1 प्लस वाई इक्वल टू में 2 1 1 2। अब हम इसको उधर लेके जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। 2 1 1 2 माइनस में 1 1 1 1। अगर यहाँ से वैल्यू निकाली जाए तो क्या आ जाएगा? वैल्यू आ जाएगा 1 0 0 1। यानी कि हम लिख सकते हैं y इक्वल टू आई। आई क्या रिप्रेजेंट करता है? आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करता है और ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है बच्चा। ये चीज़ें अब आपको समझ में आ जानी चाहिए किस प्रकार ये किया। ये छोटे छोटे स्टेप है। देखिए मैं बता रहा हूँ ना, बस आप इतने प्रश्नों को कर लेते हैं जो यहाँ पे करवाए जा रहे हैं, तो आपको किसी और अलग से प्रश्न करने की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, तो ये था हमारा पहला प्रश्न जिसको हमने हल कर लिया है। अब दूसरे प्रश्न में भी ठीक अवयव के कुछ नियमों का पालन होगा। क्या होगा? 2 बाहर दिया है तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो किस में होगा? सब में होगा। तो पहले इसको हल करेंगे हम, तो ये हो जाएगा 2 6 0 2x प्लस दिया हुआ है y 1 0 2 ब्रैकेट बंद 5 1 6 8। अब इसको हम प्लस करेंगे तो 2 प्लस वाई 6 1 2 प्लस 2x। इसको हम लिख सकते हैं क्या बच्चा? 5 1 6 8। अब अगर इसको लिखा जाए तो ये क्या हो जाएगा? 2 प्लस वाई इक्वल टू 6। देखिए आपको पता होगा, पहले यहाँ पे मैं बता भी दे रहा हूँ कि बच्चे जो नहीं पढ़े होंगे चैप्टर, ऐसे तो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही लगवाने का जिम्मा लिया है, लेकिन हम इसमें आपको इस प्रकार से बताते चलेंगे जो बच्चे प्रश्न आज तक चैप्टर का नाम भी नहीं सुने हैं उनको भी कुछ जो चीज़ें समझ में आएंगी। तो देखिए इसका एक पद बच्चा इसके इस पद के बराबर होता है, मतलब A11 यानी कि प्रथम रो और प्रथम कॉलम का जो तत्व होगा, जो अवयव होगा, जो अंक होगा, वो किसके बराबर होगा? दूसरे मैट्रिक्स के जो उसके बराबर में है, प्रथम रो और प्रथम कॉलम के। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं बच्चा? यहाँ से हम लिख सकते हैं 2 प्लस वाई इक्वल टू 5। ठीक है, 2 प्लस वाई किसके बराबर होगा? 5 के। तो यहाँ से हम क्या हो जाएगा? y इक्वल टू 2 उधर जाएगा माइनस में, तो y इक्वल टू 3 आ गया। ठीक इसी प्रकार यहाँ से हम लिख सकते हैं 2 प्लस 2x। 2 या कॉमन ले रहे हैं हम 2, या ऐसे ही लिख दे रहे हैं 2 प्लस 2x इक्वल टू में क्या है? इसके 8 है बच्चा। तो यहाँ पे हमने 8 लिख दिया। अब ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो x इक्वल टू 6 हो गया, तो x इक्वल टू आ जाएगा 3। हमें क्या ज्ञात करनी थी बच्चा? x और y की वैल्यू ज्ञात करनी थी, जो हमने दोनों ज्ञात कर लिया। देखिए हमें x और y की वैल्यू ज्ञात करने के लिए बोला था, जो हमने ज्ञात कर लिया है। तो अगर आप इन दोनों प्रश्नों को करने में सक्षम हैं, क्या मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप इन दोनों प्रश्नों को करने में सक्षम हैं, इनमें आपको गुणे का नियम भी देखिए समझ में आ गया, इनमें आपको जोड़ का नियम भी समझ में आ गया। मैं ऐसे ही प्रश्न नहीं लाता हूँ कि बस प्रीवियस ईयर वाले ही प्रश्न आपके लिए लेके आए जाए। ऐसे प्रश्न लाए जाते हैं जिनमें सारे बेसिक रूल आपके जो होते हैं, जितने भी आपके बेसिक रूल होते हैं ना, कुछ रूल होते हैं जैसे 5-6 रूल होते हैं, ऐड करना, जोड़ने वाला, मल्टीप्लाई करने वाला। तो ऐसे प्रश्न आपके लिए डिजाइन किए जाते हैं कि जिसमें सारे जो क्वेश्चंस हैं, सारे जो प्रकार हैं, जोड़ने वाले भी घटाने वाले भी, सारे उसमें जुड़ जाएंगे। इस प्रकार से हम आपके लिए क्वेश्चन लेके आते हैं। तो देखिए इसमें आप सारे प्रकार के देखेंगे और इसमें भी इस अगर दोनों प्रश्नों को आप करने में सक्षम होंगे तो अब आप मैट्रिक्स के यानी कि अवयव के 1-2 नंबर वाले प्रश्न कर पाएंगे। अगर आपको ये दोनों प्रश्न समझ में आए होंगे तब। अब हम चलेंगे बड़े बड़े क्वेश्चंस की ओर, जो क्वेश्चन बड़े नंबर में आते हैं और हमें अधिक नंबर दे के जाते हैं। तो चलिए बच्चा, चलिए तो अभी तक हमने अवयव के जोड़ से, अवयव कैसे जोड़ते हैं, अवयव में घटाने से, या अवयव में किसी एक कांस्टेंट का मल्टीप्लाई से संबंधित चीज़ें हमने पढ़ ली। अब जो चीज़ हम पढ़ने वाले हैं वो अवयव के 2 अवयव के गुणाओं के विषय में पढ़ने वाले हैं। और ये 2 क्वेश्चन अगर आपने कर लिए तो ये भी मेथड आप समझ लीजिएगा। और ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, जो कि अच्छा ये नहीं लिखा गया है कब कब आए हैं सर, 1 सेकेंड रुक जाइएगा, थोड़ा सा मैं देख लूँ। हाँ 20, 19,
17, 14 और 9 में। और ये प्रश्न आपका आया हुआ है 21, 20, 19, 17, 16 और 9 में। मैंने सोचा एक ही प्रश्न करवा दूं क्योंकि ये प्रश्न दोनों इंपॉर्टेंट थे, तो सर ने बोला दोनों करवा दिया जाए, तो मैंने बोला क्यों ना भाई दोनों ही करवा दिए जाए। दोनों एक ही प्रकार के प्रश्न हैं, बस थोड़े से। चलिए अब हम बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ आव्यूह के बारे में। पहले तो एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि अगर एक वायु से हम दूसरे आव्यूह का मल्टीप्लाई करते हैं यानी कि गुणा करते हैं, तो ये जरूरी नहीं है कि जो ए बी होगा वो बी ए के बराबर होगा, मतलब इससे इसका मल्टीप्लाई इसके मल्टीप्लाई के बराबर होगा, ये आवश्यक नहीं है। ठीक है, याद रखिए। क्या ये आवश्यक है? तो ये आवश्यक नहीं है। दूसरी चीज, अब दूसरी चीज की ओर हम चलेंगे, अब इसका मल्टीप्लिकेशन करने। ठीक है, तो एक चीज आपको याद रखना होगा, छोटा सा चीज मैं आप बता देता हूँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं नहीं बताता तब भी क्वेश्चन हल हो जाता। लेकिन ध्यान दीजिए, अगर कोई अवयव है ए जिसकी mn जो किस कोटि का है m×n, और जो व्याहु है b ये किस कोटि का है, समझ लीजिए ये कोटि आपका p×q, तो ए बी जो मल्टीप्लिकेशन आएगा ये कैसा होगा, इसकी कोटि पूछता है, इसकी कोटि क्या होगी, तो इसकी कोटि होगी m×q, प्रथम का रो और दूसरे का कॉलम। तो ये चीजें हमने आपको समझा दी। आपको पता होगा कि ये रो को डिनोट करता है और ये कॉलम को, कि अगर इससे भी एक नंबर के प्रश्न आते हैं तो वह आप करने में सक्षम हो। चलिए अब हम इस प्रश्न को करते हैं, तो हम डायरेक्ट ए बी, तो पहले हम लिख लेंगे ए 1 2 5 3 4 5 3 4 6 और बी हो जाएगा हमारा 4 2 1 0 1 5। अब आपको पता होगा कि हम इसको लेंगे और इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, इसका रो प्रथम कॉलम से और फिर प्रथम रो द्वितीय कॉलम से मल्टीप्लाई हम करेंगे और इसका रो आएगा। तो मैं पहला विस्तार रूप से करके आपको दिखा देता हूँ, उसके बाद से मैं विस्तार रूप से नहीं करूँगा, और आप भी एग्जामिनेशन में विस्तार रूप से करें, ये कोई आवश्यक नहीं है। तो देखिए पहले मैं इसका मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा 4×1 प्लस, जोड़ते जाएंगे, फिर 2×2 तो 4 हो जाएगा प्लस, फिर 5×1 5, ये हमारा पहला आया, जो उसकी पहली स्थिति पे ये है, ये आ जाएगा। ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करते जाएंगे, जोड़ते जाएंगे, ये भी 4 ही आएगा। 1 मल्टीप्लाई करके मैं आपको क्या दिखाऊं। ठीक, तो पहले मैंने ये लिया और इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें किया, फिर मैं ये लूँगा, इसका मल्टीप्लिकेशन ये करूँगा, तो हमारा ये दूसरा पद आ जाएगा। तो ये हो गया आपका 0 + 2 + 25। ठीक इसी प्रकार अब हम ये उठाएंगे और इसमें करेंगे, ये उठाएंगे और इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा बच्चों 12 + 8, 12 + 8 + 6। फिर अब ये उठाएंगे और इसमें करेंगे, तो ये हो जाएगा 0 + 4 + 30। अब देखिए इतने, इससे अच्छे तरीके से आपको एकदम डीप में मैं नहीं ले जा सकता, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं जो कि ये पढ़े होंगे। अब आप एकदम नहीं पढ़े हैं तो उसके लिए आप कमेंट कर दीजिए, मैं आपको बता दूंगा कि इसका मल्टीप्लिकेशन कैसे करने हैं, और इसके मल्टीप्लिकेशन के बेसिक पे एक वीडियो बना दूंगा। अब इसको ऐड कर दीजिए, 4 4 8 8 5 13। क्योंकि हम यही सोच के लाते हैं ना, कुछ बच्चे बस ये वीडियो वास्तव में लाए ही किस लिए जाते हैं, ताकि आप अपनी तैयारी को चेक कर सकें कि आप एग्ज़ाम में आए हुए प्रश्न सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं। ये आ गया 34। तो ये हो गया इसका मल्टीप्लिकेशन बच्चा, ये हो गया हमारा आंसर। बस यही चीज़ें हमें करके दिखानी थी, यही चीज़ें हमें करके दिखानी थी, ये था हमारा आंसर आ गया। इसमें बी ए भी पूछ सकता है, कभी कभी बोलता है कि दिखाइए कि ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए। तो पहले जैसे हमने ए बी फाइंड किया, आप ए बी फाइंड करेंगे, फिर हम बी को आगे रख के फिर ए फाइंड करेंगे, तो बी ए फाइंड करेंगे, फिर लास्ट में दिखाएंगे कि बराबर नहीं है। अब ये वाला प्रश्न देखिए बहुत बार पूछा गया था, इसमें भी कुछ खास नहीं है, वही चीज़ है, बस थोड़ा सा डिफिकल्ट है, मतलब थोड़ा सा परिवर्तित कर दिया तो कुछ बच्चे परेशान हो जाते हैं। देखिएगा, यदि एक अवयव ये है, एक अवयव ये है कि ये तीनों अवयव मल्टीप्लिकेशन में यानी कि गुणा में दिए हुए हैं, बराबर 0 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। मतलब यहाँ पर भी आपको कुछ नहीं करना है, बस मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए मल्टीप्लाई करना कौन सी बड़ी बात है, वो तो हम कर ही सकते हैं। तो देखिए हम करते हैं, इसको उठाएंगे, इसके रो को, और इसके कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर हम इसके रो को उठाते हैं और इसके कॉलम मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, x 0 की जगह 0, x + 0 और -1 का करेंगे तो -2।
अब इसको उठाएंगे, इसमें करेंगे तो ये आ जाएगा बस डायरेक्ट -10, ये दोनों जीरो हैं, दोनों जीरो हैं। फिर इसको उठाएंगे, इसमें करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा बच्चा 2x -5 और -3। अब देखिए बस हो गया, क्योंकि इसके पास एक रो है ना, मैंने बताया था ना कि जो तीसरा वैल्यू आएगा इन दोनों के गुणनखंड से वो क्या करेगा, इसका रो फॉलो करेगा और इसका कॉलम। तो देखेंगे कॉलम इसमें 3 है, क्योंकि इसमें भी कॉलम 3 है, इसमें रो कितने 1 है, तो इसमें रो कितने हैं 1। ठीक, तो ऐसे ही होता है मल्टीप्लिकेशन। फिर हम इसी प्रकार इसको लिख देंगे x 4 1 = 0। नेक्स्ट स्टेप अगर हम करें तो इसको हम ऐड कर लेंगे, x -2 कर देंगे -10, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2x -8। फिर से इक्वल टू में वही सारी चीज़ें, x 4 1 = 0। अब दूसरा स्टेप करेंगे हम, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। क्या किया मैंने, इसका मल्टीप्लाई इसमें किया, तो इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो बस एक ही पद आएगा ही बच्चा। तो x का किया x -2 में, तो ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा आपका x² -2x, और यहाँ पे -10 का करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चा 40, क्या हो गया -40। और फिर अगर इसको देखा जाए -40 और इसका किया जाए तो ये वही आ जाएगा +2x -8। अब देखिए आप इसको देखेंगे, अब ये भी एक रो था इसमें और एक कॉलम था, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आ गया एक रो एक कॉलम। तो देखिए एक रो है और एक ही कॉलम ही है, इसमें बहुत सारे पद नहीं है। अब हम इसी को सॉल्व करेंगे तो हम ये अवयव का साइन हटा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हो गया हमारा x², 2x कट जाएगा, और ये आप अगर देखेंगे तो ये आ जाएगा -48 = 0, या x = हम लिख सकते हैं 48। ठीक है, तो यहाँ से हम x = लिख सकते हैं √48। हमें क्या फाइंड करनी थी, हमें x का मान ज्ञात करना था। हमें क्या ज्ञात करना था बच्चा, हमें x का मान ज्ञात करना था, जिसको हमने ज्ञात कर लिया। इसको हम अगर और सॉल्व करें तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको अगर हम और सॉल्व करें तो 4 बाहर आ जाएगा, 16 4 16, हाँ, तो हम लिख सकते हैं +-4√3। ये हमारा आंसर हो गया। अगर आपको ये चीज़ें समझ में आई हो तो इसका अर्थ हम समझ लेंगे कि आपको मल्टीप्लिकेशन भी आता है, अवयव के मल्टीप्लिकेशन भी आते हैं। देखिए बहुत ही जल्द सारे ये चैप्टर आपके ख़त्म हो जाएंगे मैथ के, और आप बस इतने ही क्वेश्चन देख रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपकी पढ़ाई अच्छी हुई है। अगर आप ये कर पा रहे हो, मैं पहले ही बोलता हूँ कि सारे क्वेश्चन देखना जरूरी है, क्योंकि ऐसे ही हम कोई भी प्रश्न उठाकर नहीं लाते हैं आपके सामने। आप खुद देख रहे हैं कि प्रश्न बहुत ज़्यादा हार्ड है, क्योंकि इस चैप्टर से बहुत ज़्यादा प्रश्न हार्ड आते नहीं है। एक ही प्रश्न हार्ड आएगा जो कि अभी मैं आपको करवाऊंगा, जो कि 8 नंबर वाले में आते हैं। नहीं तो इसका वही वैल्यू ही है, 2 नंबर 4 नंबर 8 नंबर। तो 2 नंबर वाले में यही सब आते हैं, 4 नंबर वाले में, 8 नंबर वाले में जो आता है वो थोड़ा सा खतरनाक है। ये चैप्टर बड़ा है या नहीं, आपने पहले भी देखा होगा। चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट प्रोसेस की ओर। चलिए भाई, अब आपके सामने ये प्रश्न चमचमा रहा है ब्लैक बोर्ड पर कि अवयव A तथा B एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे यदि। ये थोड़ा सा एक अलग प्रश्न है जो NCERT में दिया हुआ है। तो पूछा अवयव एक दूसरे से अलग होंगे कब। यदि अवयव A तथा B एक दूसरे से व्युत्क्रम होंगे केवल AB = BA, कभी नहीं हो सकते। AB = BA = 0, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। और तीसरा दिया हुआ है AB = 0 और BA = I, दोनों व्युत्क्रम कैसे होंगे तब। और चौथा दिया AB ये देखिए आपका ये जो चौथा वाला है ये आपका उत्तर है, AB = BA = I। जब अवयव क्या होंगे, AB के व्युत्क्रम होंगे, मतलब एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे। अब बच्चों जो हम बात करने वाले हैं आपके इस चैप्टर से सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन 8 नंबर में आने वाले प्रश्नों के बारे में। और हम 8 नंबर में आने वाले सिर्फ आपको 3 प्रश्न देंगे। ये क्या बोल रहा है मास्टर, पगला गया है क्या। हम बता रहे ना आपको बस 3 प्रश्न देंगे, और वही तीनों प्रश्नों में से एक प्रश्न आएंगे। क्या फिर से बोलिए सर, तो हाँ, हम आपको 3 प्रश्न देंगे और उसमें से एक प्रश्न आएंगे। सॉल्यूशन तो हमने इससे जो पहले भी वीडियो में उसको बताया हुआ है, लेकिन वहाँ पे हमने उसका सॉल्यूशन नहीं दिया, लेकिन यहाँ पे हम सॉल्यूशन दे देंगे। तो हमें लानी पड़ेगी सबसे पहले आपको NCERT।
और मैंने इसे पिछले वीडियो में बता दिया, ये 3 प्रश्न आपको याद होने चाहिए एकदम अच्छे तरीके से। 3 प्रश्न क्या होने चाहिए? एकदम अच्छे तरीके से याद होने चाहिए, दिमाग में आपके घुस जाने चाहिए। देखिए ये क्या है, पहले याद रखिएगा। आव्यूह के व्युत्क्रम को ज्ञात करने वाली है, ठीक है। क्या करना है यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, आव्यूहों के व्युत्क्रम ध्यान दीजिएगा भाई, यदि उनका अस्तित्व हो, तो प्रारंभिक रूपांतरण विधि से के प्रयोग से ज्ञात कीजिए। अगर इतना लिखना जरूरी नहीं है, आप बस यही लिखिए ना, नहीं तो आप लगेगा कंफ्यूज होने अस्तित्व से, ठीक है ना भाई। ये आव्यूह के व्युत्क्रम को प्रारंभिक क्या बोला, प्रारंभिक ना, हाँ, रूपांतरण विधि से ज्ञात कीजिए। देखिए मैं इसको हेडलाइन कर दे रहा हूँ, क्यों? क्योंकि बहुत से स्मार्ट बच्चे बैठे हुए हैं, बहुत से स्मार्ट बच्चे बैठे हुए हैं, ओवर स्मार्ट, स्मार्ट उनको नहीं बोला जाता है, ठीक है। बहुत से ओवर स्मार्ट बच्चे बैठे हुए हैं, जो ये प्रश्न आता है पेपर में वो गलत करके आते हैं। क्या गलत करते हैं ये भी देख लीजिएगा। अपने समझ से वो सही करते हैं, अपने समझ से वो सही करते हैं, लेकिन वास्तव में वो गलत करते हैं, क्योंकि बच्चा वहाँ पे लिखाता है प्रारंभिक रूपांतरण विधि। अब आप भाई लास्ट टाइम में है तो हमको लग रहा है सिंपल सी बात है, भले आप सारिणी पढ़ चुके होंगे, तो सारिणी में बच्चे इनवर्स ज्ञात करने का एक फॉर्मूला देखते हैं, ये वाला ए इनवर्स इक्वल टू 1/a डिटर्मिनेंट एडजेसेंट ऑफ ए। इसी से लेके इसको भी कर देते हैं, लेकिन इसको इस विधि से करना गलत है। ये गलत हो जाएगा अगर इस पे दिए हुए प्रश्न को आप इस विधि से करते हैं। याद रखिएगा, मैं बोल दिया, अब मैं आपको जा रहा हूँ तीनों प्रश्न लिखने। याद रखिएगा, इस विधि से करना गलत है। यहाँ पर प्रारंभिक रूपांतरण, तो जो विधि मैं यहाँ पे लिखूंगा उसी विधि से आपको करना होगा। तो 3 प्रश्न, जिसमें से पहला प्रश्न आपके ब्लैक बोर्ड पे आ गया, क्या है, 2 2 3, ठीक है। इसको आप रट जाइएगा, मैं बोलता हूँ 3। मैं आज तक किसी को कुछ याद करने को नहीं बोलता, लेकिन ये आप जरूर से याद करें। पिछले साल यानी कि 2020 में, क्योंकि पिछले साल तो बहुत कम ही बच्चे परीक्षा देते हैं, और हमारे हिसाब से हमारे जान पहचान वाले किसी बच्चे ने भी परीक्षा नहीं दी थी। 2020 की अगर मैं आपको बात बताऊं तो सेम 3 प्रश्न मैंने सजेस्ट किया था, और मैंने अपने जिनको मैं पढ़ाता हूं ऑफलाइन में, जो बच्चे हैं उनको मैं ये प्रश्न रटवा देता था, डेली टेस्ट में देखे पूछ के, ऐसे ही सडनली ब्लैक बोर्ड पर लिख दूंगा और बोलूँगा जाइए इसको हल कीजिए। क्योंकि ये प्रश्न मैं जानता हूँ कि महत्वपूर्ण रूप से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो जब प्रश्न आया और जब बच्चे पेपर दे के आए तो उस पेपर में यही प्रश्न था, बच्चा खुशी के मारे झूम उठा। बिना रिजल्ट के उस बच्चे ने मुझे मिठाई खिलाए थे, आप विश्वास नहीं करेंगे, बिना रिजल्ट के। सोच लीजिए, मतलब 8 नंबर, भाई टाइम बचता है, 10 मिनट आपका बच जाएगा अगर आप इसको रटे रहेंगे। और जब आपको पता है कि इन तीनों में से एक प्रश्न आने वाले हैं, चलिए इनका मैं मेथड भी लिख दूंगा, ये हल कैसे होंगे, ठीक है। तो पहले ध्यान रखिएगा, यही 3 प्रश्न आपको करने हैं तैयार, यही 3 प्रश्न आपको करने हैं तैयार, जिसमें से एक प्रश्न आपका 110% आएगा, जो कि प्रारंभिक रूपांतरण विधि से करने हैं। तो इनका तो मैं हल करके दिखा नहीं सकता, क्योंकि हल करूंगा तो 1 चले जाएंगे 2 ब्लैक बोर्ड के। ऐसे ही 8 नंबर में ये प्रश्न नहीं आते हैं, तो उनमें जो विधियां लगती हैं, जो संक्रियाएं हम करते हैं, वो क्रियाएं मैं लिख दूंगा, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। तो स्टेप बाय स्टेप मैं लिख रहा हूँ, तो पहले वो विधि लगाएंगे, फिर दूसरी अगली विधि लगाएंगे। तो देखिए मैं रो से कर रहा हूँ ना कि कॉलम से, ठीक है। तो R1 टेंस टू R1 प्लस R2
-R3। आप भी इसी प्रकार अगर याद कर लेते हैं तो समझ जाइए कि आप अपने एग्ज़ाम के टाइम को बचाने वाले हैं। R2 - 2R1। कोई टीचर इतने विश्वास के साथ इस बात को बोल रहा है तो आपको इस चीज़ को समझ लेना चाहिए। आगे आपकी मर्जी। R3 - 3R1। मैं सक्रियाएं लिख देता हूँ, क्रियाएं जिन पर आप इसको बारी बारी लगाएंगे। फिर यहाँ पे R2 और R3 को आपस में परिवर्तन करेंगे। फिर R2 बराबर 1 - 5 R2। फिर R3 बराबर 1 - 5 R3। अब सोचिए आप इतना अगर दिमाग लगाएंगे पेपर टाइम में तो कैसा आप पेपर लिख के आएंगे, वो आप ही सजेस्ट कीजिए कितना टाइम लगेगा इसमें। R2 अभी तो बस मैं क्रियाएं लिख रहा हूँ, इसको हल करना है। ये इसका हल नहीं है, ये तो बस इसका एक हिंट है कि हाँ आप इस प्रकार करेंगे तो आ जाएगा। ठीक। और लास्ट क्रिया है आपका R1 और R1 - R2। तो इसको ट्रिक से याद कीजिएगा, ठीक है। R1 R2 को आपस में रिलेट कीजिएगा और इसको याद कर लीजिएगा। बच्चा फिर से बोल रहा हूँ, प्लीज इसको आप याद जरूर से कर लीजिएगा। क्यों, कुछ क्लियर नहीं आ रही है क्या? कुछ कैमरे में प्रॉब्लम है क्या? एक सेकेंड, क्लियर आ रही है आप लोग को? ठीक है, चलिए हम बाद में बात करते हैं। अभी आपको क्लियर दिखाई दे रहा है कि नहीं, किस प्रकार हम समझें? चलिए ठीक है, आपको साफ दिखाई दे रहा होगा जहाँ तक हम समझ रहे हैं। अब क्लियर आ रहा है? अब कुछ क्लियर हुआ है सर? चलिए ठीक है। तो ये मैंने ये क्रियाएं लिखी थी, अब हम दूसरी क्रियाओं की ओर चलेंगे। तो ये हमारी क्रियाएं दूसरी हैं। इसका आंसर अब मैं लिखने वाला हूँ, इसका, ठीक है। इसका हो जाएगा क्या? R2 + 3R1 R3 - 2R1। ठीक। R2 1/9 R2 R3 + R2 फिर R3 9/25 R3। अब इतना लंबा लंबा आप प्रारंभिक रूपांतर विधि सोचने से रहे बच्चा, ठीक है। आप इसको याद कर लीजिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ, सुबह उठिए 4 बजे और इसको याद कर लीजिए ताकि आप अपने समय को बचा सकें। और लास्ट स्टेप आपका रहेगा R1 → R1 - 3R1 R2। ठीक, ये इसको आप इस प्रकार करेंगे तो ये वाले आपके हल हो जाएंगे। और ये रहा आपका लास्ट वाला, इसको मैं लिख देता हूँ, फिर मैं साइड उठ जाऊँगा। R1 R2 - 5 R1 R3 - R2। इसको कोई करवाता भी नहीं है, ठीक है। इसको कोई करवाता भी नहीं है, लेकिन कोई करवाएगा नहीं तो बच्चे करेंगे कहाँ से? इसलिए हम इस प्रश्न को करवा रहे हैं। किसी कोचिंग में भी ये प्रश्न नहीं करवाए जाते, याद रखिएगा। टीचर लोग बस समझा देते हैं और बोलते हैं अब करो बस। क्या लाना है तुमको? आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही तो लाना है, प्लस माइनस तुमको नहीं आ रहा है, ऐसे ही लोग बोलते हैं प्लस माइनस तुम नहीं कर पाओगे। अरे सर आप कीजिए तब तो आपको समझ में आएगा। इतना लंबा लंबा प्रश्न 8 नंबर में आते हैं, लेकिन बच्चा कर लो 8 नंबर पा जाओ। फिर से मैं बोल दे रहा हूँ, कर लो 8 नंबर पा जाओ। वेरी 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 IMP। 3 में से एक पक्का, 3 में से एक पक्का, 110% गारंटी। सोच लीजिए अब आपको करना है कि नहीं। इससे ज़्यादा अच्छे तरीके से मैं आपको नहीं समझा सकता कि इस प्रश्न की कितनी इंपॉर्टेंस है, नहीं समझा सकता इससे ज़्यादा तरीके से। जितनी इसकी इंपॉर्टेंस थी, जितना मैं समझा सकता था कि तीनों में से एक करना जरूरी है, और आप समझ गए होंगे तो अच्छी बात है, नहीं समझे तो मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन अगर आप इन तीनों प्रश्नों को कर लेते हैं तो 8 नंबर आप अपने फिक्स कर लेते हैं। तो अभी तक बच्चे हम आपको जितना प्रश्न करवाए हैं, अगर आप उस प्रश्न को करने में सक्षम है तो समझिए आपका आव्यूह चैप्टर तैयार है। क्या बोला मैंने? आपका आव्यूह चैप्टर तैयार है। और जो बच्चे
इन प्रश्नों को करने में जिन्हें समस्या आई हो वो पहले इन प्रश्नों को देखें, क्योंकि ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। उसके बाद से जो इसमें विधि यूज की गई है, जैसे मल्टीप्लिकेशन, जोड़ना, किसी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई, उस पर एक छोटे छोटे प्रश्न कर ले, उनकी भी ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो जिनके लिए जो जो चीज़ें हैं वो मैंने बता दिया है। बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। कमेंट में अपने विचार को ज़रूर बताएं। थैंक यू बच्चों, हैव अ नाइस डे। फिर मिलेंगे कल।